गोपालगंज की कहानी ये सिर्फ चुनाव और आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये वहां की जमीन, वहां के लोगों और उनके असल संघर्षों को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस राजनीतिक समीकरण की गहराई में उतरते हैं। गोपालगंज की पहचान को आप दो चीजों से समझ सकते हैं। एक, दूर दूर तक फैले गन्ने के खेत, और दूसरा, हर साल आने वाली गंडक नदी की विनाशकारी बाढ़। यहाँ की राजनीति इन्हीं दो हकीकतों के बीच पनपती है, जहाँ हर वोट असल में अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा है। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसकी जमीनी हकीकत को समझना सबसे जरूरी है। लोग कैसे रहते हैं, कमाते क्या हैं और उनका सबसे बड़ा दर्द क्या है। देखिए, यहाँ की तस्वीर इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाती है। लगभग 94% आबादी, सोचिए, गांवों में बसती है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही फसल पर टिकी है, गन्ना। लेकिन विडंबना देखिए, 96 साल पुरानी चीनी मिल बंद पड़ी है। हर साल बाढ़ आती है, सब कुछ बहा ले जाती है, और जब रोजगार नहीं होता तो नौजवानों के पास पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो मुद्दे हैं जो यहाँ के वोटिंग पैटर्न की बुनियाद तय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन जमीनी सच्चाइयों का चुनावी नतीजों पर आखिर क्या असर हुआ। आइए 2025 के जनादेश के आंकड़ों को जरा खोल कर देखते हैं। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। विजेता उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्हें मिले 48.72% वोट, मतलब लगभग हर दो में से एक वोट सीधा उनके खाते में गया। ये एक बहुत ही मजबूत और निर्णायक जीत है। और दूसरे नंबर पर रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्हें मिले 34.15% वोट। अब आप जीत और हार के बीच के इस फासले को देखिए। ये फासला बहुत कुछ कहता है। और फिर आता है वो नंबर जिसने सारा खेल ही बदल दिया, 14,225। ये वो वोट हैं जो AIMIM के उम्मीदवार को मिले। जाहिर है ये वोट विपक्ष के वोट बैंक से कटे और हार की एक बहुत बड़ी वजह बन गए। तो अगर हम हार की वजहों को संक्षेप में समझें तो तीन मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहला, AIMIM का स्पॉइलर बनकर वोटों का बिखराव करना। दूसरा, कांग्रेस के उम्मीदवार की अपनी प्रोफाइल में ही कुछ गंभीर कमजोरियां थीं। और तीसरा, जो इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा था, कृषि संकट, उसे एक राजनीतिक हथियार बनाने में विपक्ष पूरी तरह नाकाम रहा। लेकिन आपको क्या लगता है, 2025 का ये नतीजा कोई एक रात में हुआ चमत्कार या हादसा था? नहीं, ये एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का ही नतीजा है। चलिए इस सीट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। 2015, 2020 और अब 2025 तीनों चुनावों में बीजेपी ने लगातार 43% से ज्यादा का वोट शेयर हासिल किया है। ये एक तरह का राजनीतिक किला है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए लगातार और मुश्किल होता जा रहा है। इस विश्लेषण का सार जानते हैं क्या है? सार ये है कि यहाँ की चुनावी बिसात बहुत मजबूती से जमी हुई है। एक तरफ एक मजबूत और एकजुट वोट बैंक है और दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष है जिसके वोट हर बार किसी न किसी वजह से बढ़ जाते हैं। और यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचना पड़ता है। हमारे लोकतंत्र में हर आवाज को सुने जाने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन सच्ची नुमाइंदगी यानी ट्रू रिप्रेजेंटेशन तब होती है जब बातें सिर्फ बांटने वाली न हों, बल्कि तथ्यों पर आधारित हों, आपसी सम्मान के साथ हों और सभी नागरिकों की गरिमा को बनाए रखें। अब हम उस एक सबसे बड़ी वजह का विश्लेषण करेंगे जो शायद विपक्ष की हार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही, उनके उम्मीदवार का चयन। तो सवाल सीधा सा है, 2025 के चुनाव में वो कौन सी एक चीज थी जिसने विपक्ष की नाव को सबसे ज्यादा डुबोया? ये स्कोर कार्ड देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। साफ छवि पर 5 में से सिर्फ एक नंबर, महिला वोटरों को जोड़ने की क्षमता 5 में से 1, और जीतने की काबिलियत वो भी 5 में से सिर्फ 1। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि उम्मीदवार का चुनाव ही एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। और उस खराब स्कोर कार्ड की सबसे बड़ी वजह ये नंबर है, 5। ये 5 क्या है? ये कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे लंबित आपराधिक मामलों की संख्या है। और ये कोई छोटे मोटे केस नहीं है। हत्या का प्रयास, जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप। ऐसी प्रोफाइल के साथ आप तटस्थ और महिला वोटरों को अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ को तो पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? जी हाँ, एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट मौजूद है। पहला फेज है अपने घर को ठीक करना।
सबसे पहले उम्मीदवार बदलिए, एक नया साफ छवि का चेहरा लाइए जो ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग से आता हो। दूसरा, एआईएमआई जैसे स्पॉइलर के असर को कम करने के लिए मुस्लिम समुदाय से लगातार संवाद कीजिए। और तीसरा, बूथ लेवल पर अपने संगठन को फिर से खड़ा कीजिए। दूसरा फेज है जनता के असल मुद्दों की आवाज बनना। जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसे लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़िए। बाढ़ आने पर सरकार का इंतजार करने के बजाय खुद राहत लेकर लोगों के बीच पहुंचिए और उनका भरोसा जीतिए। और ईबीसी समुदाय के बीच जाकर सीधे बात कीजिए, उनकी समस्याओं को समझिए। तो आखिर में गोपालगंज आज एक दोराहे पर खड़ा है। उसके सामने भविष्य के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जहां युवाओं का पलायन, कृषि संकट और टूटा हुआ सामाजिक ताना बाना ये सब जारी रहेगा। और दूसरा रास्ता है इस ब्लूप्रिंट का, जो एक नए औद्योगिक विजन, किसानों के सशक्तिकरण और ईबीसी समुदाय को राजनीतिक ताकत देने की बात करता है। चुनाव अब लोगों को करना है। और इस नए रास्ते पर चलते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कोई भी रणनीति जो नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करती है, उसकी बुनियाद भरोसे पर ही बननी चाहिए। लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अहम संवैधानिक मूल्य है। तो अंतिम सवाल यही है, क्या गोपालगंज का भविष्य दशकों की अनदेखी की विरासत से तय होगा, या फिर वो जन केंद्रित शासन के एक ऐसे नए ब्लूप्रिंट को अपनाएगा जो लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है? यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 01042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।